8वीं कक्षा के छात्रों, मैं बीरा सिंगला, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम करेंगे चैप्टर 3 गिल्लू। इसकी लेखिका है महादेव वर्मा जी। महादेव वर्मा का एक संस्मरण है। संस्मरण होता है बेटे उनकी लाइफ की एक महत्वपूर्ण याद। उनकी लाइफ में एक किस्सा घटा था और उनकी लाइफ में गिलहरी नाम का एक जीव आया था। गिलहरी का नाम उन्होंने रखा था गिल्लू। गिल्लू की कहानी आज हम पढ़ेंगे। महादेव वर्मा गिल्लू के बारे में याद कर रही हैं और इस चैप्टर को उन्होंने लिखा था तब। आइए सबसे पहले पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। पशु पक्षियों से मानवीय संवेदनाएं होती हैं। मानवीय संवेदनाएं होते हैं और सोचने समझने की शक्ति। वे भी इस तथ्य से भली भांति परिचित होते हैं कि उनके प्रति किसी के मन में कितना प्रेम है। वे अपनी प्रेममयी चेष्टाओं से सभी को चकित कर देते हैं। हाँ जी, इस चैप्टर में गिल्लू एक गिलहरी है। वो महादेव वर्मा से बहुत प्रेम करता था। महादेव वर्मा का पूरा ध्यान रखता था। महादेव वर्मा भी उसके साथ घुल मिल गई थी। ये चैप्टर इसके ऊपर ही आधारित है। हाँ जी, अब चैप्टर की रीडिंग करेंगे। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। लेखिका याद कर रही है कि एक पेड़ है, उसके आंगन में लगा हुआ सोन जूही का पेड़, उस पर एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनानास उसे छोटे जीव का स्मरण हो आया। लेखिका को वो छोटा जीव जो मर गया उसकी याद आ गई, जो इस लता की सघन हरितमा होते हरियाली में छिपकर बैठता था। फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण यानी कि लेखिका सोच रही है कि मेरा गिल्लू जो जिसकी समाधि मैंने इस पेड़ के नीचे बनाई है वो मर गया, उसकी खोज है, वे कब आएगा। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चुकाने ऊपर आ गया हो। तो लेखिका सोच रही है क्या पता कली के बहाने वो ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में, अब लेखिका गिल्लू की पूरी कहानी सुनाएगी। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुएल जैसे खेल खेल रहे हैं। हाँ जी, लेखिका कह रही है कि एक दिन उसके बरामदे में 2 कौवे आपस में छू रहे हैं एक दूसरे को। यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है। एक साथ समादृत, अनादृत, अति सम्मानित, अति अवमानित पक्षी है। लेखिका के अनुसार जो कौवा है वो विचित्र प्राणी है। समादृत होता है आदर के योग्य, अनादृत होता है जिसका आदर ना हो। हमारे बेचारे पुरखे ना तो गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के, ना उन्हें पितृ पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। हाँ जी, यहाँ पर श्राद्ध के दिनों का चर्चा की गई है। जब श्राद्ध होता है तो जो हमारे पुरखे हैं वो कौवे के रूप में आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरदर्श प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश उन्हें के कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। हाँ जी, जब कोई हमारे घर में आने वाला होता है तो कौवा काका करता है। इससे पता चलता है कि हमारे घर में कोई रिश्तेदार आने वाला है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक प्राण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसे में सुलभ आहार खोज रहे हैं। हाँ जी, लेखिका को गिल्लू मिल गया। गमले के पीछे पड़ा था, घायल अवस्था में था और कौवे उस पर एक दो चोंच मार देते तो मर जाता, परंतु चोंच मारने से पहले ही लेखिका उसे उठा लेती है। काक दवे की चोंचों की दो गाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। अगर कौवे 2 चोंच उसमें मार देते, अति वह निश्चेष्टा से गमले से चिपक पड़ा था। अगर 2 चोंच और मार देते तो मर जाता। हाँ जी, उसके कौवे के चोंच मारने से पहले ही जो लेखिका है वो गिल्लू को गिलहरी को उठा लेती है। परंतु सबने कहा कि कौवे की चोंच का गाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे होले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। लेखिका कहती है कि मैं कमरे में ले आई उसे। फिर रुई से रक्त पोंछकर गांव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। हाँ जी, लेखिका ने खुद उसकी देखभाल की। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई
पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। हाँ जी, लेखिका ने दूध पिलाने की भी कोशिश की। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। हाँ जी, उसकी जो आंखें थी नीले कांच जैसी थी और वे इधर उधर देखने लगा। बिल्कुल ठीक हो गया। 3-4 मास में उसने स्निग्ध तो कोमल, रोई, जब्बेदार पूंछ और चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, हैरान करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। हाँ जी, इसका मीनिंग है पहले गिलहरी था, जातिवाचक था, अब उसका नाम गिल्लू रख दिया, व्यक्तिवाचक हो गया। सभी उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। मैंने फूल रखने की हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। हाँ जी, उसका घर छोटा सा बना दिया। हाँ जी, आगे गिल्लू देखते हैं। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। हाँ जी, गिल्लों की जो लाइफ होती है, जो गिलहरियों की लाइफ 2 वर्ष की होती है, 2 वर्ष के बाद वो मर जाता है। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और परनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसके समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। हाँ जी, वो झूले में बैठा रहता और बाहर देखता रहता। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसी तेजी से उतरता। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। हाँ जी, गिल्लू लेखिका को चाहता था, वह चाहता था कि लेखिका उसे अपनी गोद में उठा ले। कभी मैं गिल्लू को पकड़ के एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा उसका लघु गात शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो मुझे यह सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। हाँ जी, जो काजू है उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था और लेखिका उसे काजू और बिस्कुट खाने के लिए देती थी। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। हाँ जी, गिल्लू हमेशा जाली के अंदर ही रहता, तो उस दिन लेखिका ने उसे बाहर निकाल दिया। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। अवश्य कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया, मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। हाँ जी, लेखिका जब काम करके घर में आती थी, कमरे में आती थी, तो गिल्लू पैर से सिर तक चढ़ जाता, सिर से पैर तक चढ़ जाता। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। हाँ जी, गिल्लू एक और बाहर चला जाता, खेलता, फिर वापस आ जाता। मुझे चुकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान में फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। हाँ जी, लेखिका को चुका देता था, हैरान कर देता था छुपकर। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, उनका मुझसे लगाव भी कम है, परंतु उनमें से मैं किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। हाँ जी, लेखिका जब खाना खाती थी तो गिल्लू पास आकर बैठ जाता था, खाना खाता था लेखिका के साथ बैठकर।
गिल्लू इनमें अपवाद था, जन के अलग था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और थाली में आकर बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बिठाना सिखाया। वहां बैठकर वह थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता, यानी कि लेखिका ने सिखाया कैसे खाना खाना है। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। हाँ जी, इसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल रहना पड़ा। हाँ, इन्हीं दिनों ही लेखिका का एक्सीडेंट हो गया था। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। हाँ जी, घर में लेखिका नहीं आई, लेखिका अस्पताल में थी, तो गिल्लू मिस करता था लेखिका को। मिस करने की वजह से घोंसले में ही बैठा रहता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, यानी कि उसने लेखिका के वियोग में काजू भी नहीं खाए। लेखिका के साथ उसका इतना प्यार था, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिराने बैठकर मेरे नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले से सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। जब लेखिका घर आ जाती है तो गिल्लू उसकी सेवा करता, उनके सिर को सहलाता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना जाने ना बाहर जाता ना झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने से के साथ गर्मी से बचने का एक स्वर्थन नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप ही रहता और ठंडक में भी रहता। हाँ जी, गर्मी से बचने के लिए उसने एक सुराही ढूंढ निकाली थी, सुराही के साथ चिपका रहता। सुराही ठंडी होती है तो उसे ठंड मिलती थी उससे। गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। आते गिल्लू की जीवन की यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया, ना बाहर गया। रात में अंत की यात्रा में भी वह मेरी उंगली पकड़कर मेरे बिस्तर पर ही आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपका गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरना स्थिति में पकड़ा था। हाँ जी, अंत स्थिति में वह लेखिका की उंगली पकड़कर बिस्तर पर ही लेटा रहा। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता तो गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। हाँ जी, जब सुबह हुई तो गिल्लू मर चुका था। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। इसलिए भी उस लघु गात का किसी बसंती दिन जूही के पिताब पीले छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। हाँ जी, लेखिका को लगता है कि जब भी कोई पीला फूल खिलता है तो गिल्लू आ गया। लेखिका गिल्लू को कभी भूल नहीं पाई और जब भी वह सोन जूही के पीले फूल को देखती है, लेखिका को लगता है कि गिल्लू का नया जन्म हो गया, वह फूल के रूप में उसके आंगन में आ गया। हाँ जी, महादेवी वर्मा की ये एक छोटी सी कहानी है, छोटा सा संस्मरण है जो हमें सीख देता है कि हमें जानवरों से, पक्षियों से कितना प्रेम करना चाहिए। इसके आधारित वर्कशीट मैंने दी है। धन्यवाद।